worried about the RLS. Okay. So आप लोगों को समझ में आया what is RLS? Static RLS clear है ना सबको? ओके तो किस किसने डैशबोर्ड बनाना शुरू कर दिया? आई वॉन्ट टू व्यूज लाइक 1 or 2 डैशबोर्ड टुडे. क्या कर रहे हो, क्या काम हो रहा है? Mahima told me that you guys have some doubt on the data set. What doubt you have? क्या समझ में नहीं आया उसमें? Yes, you are audible. Yes, ma'am. Yeah. Right. Nathan, please share the screen and let's. Yes, ma'am. Can you see my screen, ma'am? Yes. Yeah. Okay. Move to other pages. Right. Use the detail view button. Press Control and then. I don't know why when I'm clicking it is going back. You press Control on your keyboard and then click on the button. So I think you have you have entered overview page instead of detailed one. Check the button details. No, don't remove it. Action पे check करो. Yes, action पे आओ. Action कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे एक्शन ऑन कर रखा है जो आपने फॉर्मेट बटन सेक्शन के अंदर. राइट हैंड साइड पे मूव करो कर्सर. Left hand. I can't hear you, ma'am. राइट हैंड साइड पे मूव करो कर्सर. Here in format button, when you can see down there, action is there. Action. Here. See. So आपने ना बैक कर रखा है इसका फंक्शन. We have to do it पेज नेविगेशन. अगर आप बैक करोगे तो क्या फंक्शनैलिटी होगी? मतलब बैक का मतलब है कि आप जिस पेज से आए हो अभी उसी पेज पे आपको वापस लेके चला जाएगा. Now in destination you have to enter detail patients. Yes. Now click on the button. It will work fine. यहाँ पे डेमोग्राफिक व्यू बटन है ये. Yes, ma'am.
ओके, सो इसका मतलब इसको भी येलो ही कलर का रखो और सेम साइज का, ओवरलैपिंग रखो दोनों बटन्स को. Okay, ma'am. ये थोड़ा सा डिजाइन में अलग दिख रहा है. ठीक है, बाद में एडिट कर लेना इसको. Okay. लेट्स मूव टू अदर पेज. ओके, गो टू नेक्स्ट पेज. Fine. Okay, this is a drill through page. Go on physician performance. यहाँ से drill through करके जाओ वहाँ पे. Right, ठीक है. Use back button to go on physician performance again. Now go on financial performance. Right. Transaction details. Okay, come to overview again. Minimize the filter tab, this filters and data again. And let's start with some feedbacks. So your visuals are very clear. Nice work. Data labels are also clear. But when I'm coming to colors, right? Colors you have used. So they are taking my attention. Like your colors should not be in such a I can say palette कि वो मेरा तुरंत ध्यान खींच ले. राइट, आपके कलर्स ऐसे होने चाहिए कि इट शुड बी सूदिंग टू आईज. जैसे आपने डैशबोर्ड खोला तो वो जो आपके येलो फिल्टर्स थे वो एकदम से उन्होंने मेरा ध्यान खींच लिया. तो व्हाट कैन हैपन अगर हम बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग कलर्स को विजुअल्स पे रखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या जो इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन है जो हम बताना चाह रहे हैं, एक्चुअली जिन चीज़ों पे हमारा फोकस दिलाना चाह रहे हैं हमारे कस्टमर का या क्लाइंट का, वो हो सकता है मिस हो जाएगा. क्योंकि Okay. जैसे ही आपने डैशबोर्ड ओपन किया मुझे दो चीज़ें दिखाई दी, एक तो सम ऑफ पेमेंट और एक आपके फिल्टर्स. तो सबसे Okay. पहले मेरा जो अटेंशन गया डैशबोर्ड पे वो था फिल्टर्स के ऊपर और सम ऑफ पेमेंट के ऊपर. राइट. Yes, ma'am. तो हम अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग अपने विजुअल्स को कलर्स देंगे. फॉर फिल्टर्स, if you are using any color for filter background, so try to use a very light shade of color, very pale shade of color, ताकि क्योंकि filters are something which is a additional functionality which we are giving to our clients that okay, आप जो ये डेटा देख रहे हो ये डेटा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी देख सकते हो. लेट्स सपोज कि आप चाहते हो कि सिर्फ आप मेडिकेड पेयर जो है उन्हीं का डेटा देखना चाहते हो, सो यू कैन गो देयर एंड फिल्टर आउट द डेटा और आप उसके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड का व्यू देख सकते हो. सो दिस इज समथिंग अ एडिशनल ऑप्शन वी आर गिविंग. राइट, सो उनका कलर आप बिल्कुल लाइटेस्ट शेड पे रखो, दैट विल बी गुड. ठीक है. Okay, ma'am. नेक्स्ट इज कि ट्राई टू यूज फिल्टर इन अ ड्रॉप डाउन मोड. बिकॉज अभी देखो आपने लिस्ट फॉर्मेट में यूज किया है. सो लिस्ट फॉर्मेट में क्या होता है कि वो डैशबोर्ड में काफी ज्यादा मतलब स्पेस है वो कवर कर लेती है. ठीक है, तो जो हमारे विजुअल्स हैं जो एक्चुअली जिनसे हम स्टोरी बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम क्या डेटा शो कर रहे हैं, क्या हमारी एनालिसिस है उसको शो कर रहे हैं, उसकी स्पेस वो बहुत ज़्यादा कवर कर लेती है. तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जो कह सकते हैं कि गुड प्रैक्टिसेस जिनको बोलते हैं टू डेवलप अ डैशबोर्ड. तो गुड प्रैक्टिसेस में आता है कि जो हमारे फिल्टर्स हैं उनको हम ड्रॉप डाउन में यूज़ करते हैं, लिस्ट व्यू में नहीं यूज़ करते. ठीक है. Understood, ma'am. राइट. एंड फिल्टर्स में शैडो यूज करना जरूरी नहीं है. फिल्टर शुड बी वेरी मिनिमलिस्टिक. Okay.
ठीक है, आप फिल्टर्स को मतलब मिनिमलिस्टिक रखो, वही ज़्यादा बेटर है। आप शैडो यूज़ करो, मतलब जैसे आपने विजुअल्स में शैडो यूज़ किया, दे आर गिविंग अ वेरी नाइस अपलिफ्टेड लुक, वो अच्छा लग रहा है देखने में। सो एवरीथिंग इज गुड ऑन दिस पेज। या ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस आप अगर हटा दोगे सो इट विल गिव यू अ मोर क्लीनर लुक। ठीक है, ग्रिड लाइंस इज आई कैन से इट इज अ डेवलपर्स चॉइस, बट मतलब like I've seen without grid lines it is a very cleaner look on the dashboard. So you can think about grid lines too. ठीक है, and otherwise yeah, things are looking good. Okay, ma'am. हाँ, और एक और चीज सॉरी, सो दीज जैसे कि आपका जो फर्स्ट कार्ड है, तो फर्स्ट कार्ड में सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस आ रहा है। सो जब भी हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस की जगह आप ग्रॉस चार्जेस ही लिखो, वो समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ सम। Okay. किसी एक एंटिटी का ग्रॉस चार्ज 1 मिलियन नहीं होगा, राइट, इट इज़ अंडरस्टूड। और अगर स्टिल यू वांट कि मतलब आप नहीं चाहते कि किसी को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो दैट दीज आर द सम, तो आप एक कोई यहाँ पे छोटी सी लाइन ऐड कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स यूज करके, उसका फॉन्ट थोड़ा छोटा रख सकते हैं और वहां पे लिख दो दैट दीज कार्ड्स आर शोइंग सम ऑफ द KPIs I have mentioned, like KPIs being mentioned in the cards, right? तो वैसे करके लिख सकते हैं हम। Let's go to demographic patient. Go to overview again. Okay, I think this was the overall I can say overall review. So these things could be changed in all the pages. Otherwise, everything is looking good. Nathan, good work. Thank you, ma'am. I'll make those changes. Yeah, sure. Yeah, thank you. Anyone else? Hey, just one thing from my side. Uh, like Nathan has made this, so like one thing we have checked is like the visual part and how the dashboard looks like. Also, if he can explain that what he is trying to depict through the dashboard, like what are the numbers or what is the story that he has tried to build, so that we can understand if he has a correct understanding of the data and if he has a correct understanding of the use case or like the storyline. So that ways like the dashboard building will get completed, that okay, the visuals are also good and the insight part is also good. So yeah, a mute, Soumya, you are on mute. Oh, sorry. So I was saying, so Nathan, if you want to share your screen again and explain the class, what story we are trying to depict to the dashboard. Okay, ma'am. Just a second. So this is the overview of the dashboard. So this dashboard is made on hospital data, like the funding and then the charges, like how it is siphoned and all that. So this card here represents the gross charges, like the total amount the hospital has received. Sorry to Nathan, sorry to cut you. So when we explain the story of our dashboard, right?
So, what is the format? If you're explaining your work to someone, so first you have to mention that what was the problem statement Okay. we were trying to solve, right? So, first you will state the problem, then you will state what solution you are offering to that problem, and did your solution is solving the problem you are trying to solve, right? So, always try to follow, we can say, the star format. State the for problem, and I am just trying to remember the full form of it. But star format is something like this: that first you have to state the problem, then you have to try to explain that what solution you are proposing for it, and how you have implemented that solution part, and next is that how that solution solve that problem, Okay. right? Yes, sir. Ma'am, actually, I have a like doubt in the data set. Like, I don't fully understand like everything about the data. Okay. Yeah. Okay, so let me explain you so what this dashboard was all about. Okay. So I'm just taking an imaginary problem statement. So there is a hospital named something global, and so that hospital was facing a issue, uh, like they're facing and trying to study their data, that uh, what kind of charges they are, like what kind of charges they have allowed for customers, like what are their charges for certain kind of treatments, what kind of physician they have, and how physicians are working, whether they are overly occupied or whether they are under occupied. So according to their occupancy, they want to manage their physicians, that so that patients should not have to wait for longer time, and maybe any other physician can attend them, right? And they wanted to know about that which area they are covering more, like from which area patients are coming, so that they can also try to maybe advertise, or maybe try to camp, like set up free base camps in those areas, so that they can promote their hospital for treatment, right? And they can promote amongst people that this is the hospital and this is the kind of specialty we are treating. So these kind of problem statement a hospital want to uh, overcome. So this is just a imaginary problem statement, I can say. So now what solution I am proposing, I am talking on behalf of you guys, that if I'm talking to someone else and explaining my dashboard, so what kind of explanation I will give. So what solution we have proposed, that we have collected all the data from hospital, we have cleaned that data and loaded that data into Power BI. We have studied the data and made a feasible uh, model out of it, so that um, so that the visualization of data becomes easy and its storage become more organized, right? We have arranged this data into star schema. For that we have made a fact table. In the fact table we can explain all the columns, that in fact table there were so and so columns, and we have made a join from these dimensional tables. So we can explain more about the dimensions, that there is a dimension called CPT code, which stores all the CPT codes of the treatment which was given to patient. Then there was a date dimension which stores all the date related KPIs, such as month, year, week, day of the week, day of the month, like these.
KPIs. And then we have a diagnosis code table. This is also a dimensional table in which, let me just check. I also forgot the data. Uh, wait. This one. Yes. So diagnosis code table is showing us that like more description about the diagnosis, that what was the diagnosis all about, and a detailed information of the diagnosis so that we can know that what diagnosis was given to the patient. Then location dimension is showing that from which location patient are coming to the hospital. Patient dimension is giving us an overview that what's the name of patient, their additional information, like their email ID, maybe contact information like these. Then we have a dimension of physicians, which describe us that who are the physician and what are their specialties, what are their FTEs, that how many hours they are booked for. If physician is, whether a physician is overbooked or underbooked, we can check through FTE. Then comes a dim payer table, which tells us that what kind of payer category we have, uh, whether the payment is made by a commercial entity or by a Medicaid or by a Medicare, or maybe there must be any other reasons, right? And dim transaction, like transaction dimension is showing us that if the transaction is made, so what kind of transaction it is, whether it is a charge, it is a invoice transaction, what kind of transaction it is. So this information or transaction dimension is giving. So this is how you have to walk them through your dashboard data and the model, right? Once the model is explained, then you can come to your front end, that okay, so these are the visuals. We have designed pages according to the uh, we can say according to the questions or maybe problem statement was given to us. So each page is explaining or maybe solving a one problem statement at a time, right? So this is an overview of the hospital, and hospital is taking 1 million gross charges from customers. Their sum of payment is minus 704K. So now your question should be that why the sum of payment is negative. So you will explain why sum of payment is negative. So the reason could be that there are certain kind of adjustment made to the payments to relieve the patients for high gross charges. So that is why sum of payment is in negative. Now client's question could be that sum of payments, if sum of payments are in negative, that means a hospital is running under loss. Is hospital is running under loss? So you could say no, we have a like these amount receivables. So these amount receivable will turn our maybe turnover in this quarter to the goal we are targeting. So this is the kind of questions and cross questions could be asked from you during the explanation of dashboard. Now the this is the sum of adjustment for the hospital. Now these visuals are showing the type of transaction. So as you can see, maximum number of transactions are for charges. That charges were uh, implicable on the patient family or maybe patient. So the payments transactions was done on the charges, and in payment category we are getting more commercial payments. So that means maybe commercial payment could come from if a person is if a person is like claiming their claiming their bill from the company, so company is paying on the behalf of customer. So in that case it could be the commercial payment, right? So these kind of things. So as we can see, like don't zoom out. This focus mode is not for the purpose कि आप जब अपने स्टेक होल्डर को कुछ समझा रहे हो तो आप फोकस मोड पे नहीं लेके जाओगे अपने विजुअल को.
So it is only for the development purpose. और अगर उनको देखना होगा they can focus it further. बाद में वो लोग कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, and then you will explain that this is the gross charges per month. Now according to this data, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है that your gross charges are depreciating every month. What is the reason? Find out the reason. Now this is a identification of another problem through our visualization of data, that we will give a feedback. We can give a feedback to maybe our stakeholders that the hospital is not taking gross charges seriously, and the gross charges are depreciating over month, right? So we need to work on this part. Now this is a dummy data, so such questions are just dummy questions, we can say, but in real time conversation these kind of questions arises. Okay, then we will move to other tabs, and similarly we will explain. I have explained it for you, the overview tab, and I'm just saying that similarly we will explain whole dashboard so that we can build a storyline out of it. So हमारा पर्पस ही यही होता है डैशबोर्ड बनाने का, क्योंकि जो सामने स्टेक होल्डर्स हैं उनको डेटा रीड करना नहीं आता, राइट? और डेटा रीड करना एक बहुत ही टीडियस और मुश्किल टास्क हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी मे बी थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं. अब नॉर्मल डेटा एनालिस्ट डील्स विद लैक्स ऑफ रोज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 lakh or 2 lakh, लैक्स, मे बी 53 lakhs, 63 lakhs rows can be there in a table. तो उस डेटा को पढ़ना, उसको समझना, उसमें क्या न्यूएंसेस हैं, मे बी आउटलायर्स हैं या नहीं है, इस तरह की चीजें स्टडी करना, इट इज अ वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट. Then they clean the data, then they load the data into models, they model the data and make visualizations so that कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आए थे इस डेटा के लिए कि वी आर फेसिंग सो एंड सो प्रॉब्लम्स, सो हम आपको ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी दैट और आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम्स हमें क्यों आ रही हैं, एंड गिव अस सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन so that we can work upon them and overcome those problems in future. तो ये होती है हमारे डैशबोर्ड की एक स्टोरी लाइन कि ठीक है हमारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, वी आर प्रपोजिंग दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन एंड वेदर दिस सॉल्यूशन वाज इफेक्टिव इन फ्यूचर. तो वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है उसके लिए हम अपने साइड से मे बी कुछ मेजर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट कि आप ऐसा करोगे तो दैट कुड इम्पैक्ट योर मे बी सेल्स के बारे में अगर बात करें तो देयर सेल्स और मे बी वॉट एवर परफॉर्मेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. और अगर सिर्फ स्टेक होल्डर बोल रहा है कि मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन क्या निकालना है वो मैं देखूंगा, सो दैट कुड बी योर जॉब कि ठीक है आप आइडेंटिफाई करके दे दो दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स you guys are facing over years, now you can work upon them, right, according to requirement of our stakeholders, whatever they are asking from us. ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे एक्सप्लेन करना है, एक स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड करनी है आउट ऑफ योर विजुअलाइजेशन. जो भी आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया है उस पर एक स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड होगी. क्लियर हुआ क्लास? यस मैम. सो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड को एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, व्हाट सॉल्यूशन वी आर ट्राइंग टू गिव. अभी आप लोगों को शायद डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग का, ये इस चीज का. सो दिस इज हाउ यू कैन गिव, लाइक यू कैन राइट योर डॉक्यूमेंटेशन अबाउट कि ठीक है वी आर टेकिंग अ इमेजिनरी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, एंड दीज आर द सॉल्यूशंस एंड this is how our dashboard is solving these problems and or answering these questions. Maybe जरूरी नहीं है हर डैशबोर्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, कई डैशबोर्ड सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने के लिए बने होते हैं कि सिर्फ आंसर कर रहा है. तो हाउ आर डैशबोर्ड और मे बी आर विजुअल आर आंसरिंग these type of question. So you can make some dummy questions and answer them in your analysis report. Any more doubt, class? यही मतलब क्या डाउट था आप लोगों का? डेटा से रिलेटेड डाउट था या फिर
यही डाउट था कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि डैशबोर्ड किस बारे में है. सो अगर डेटा रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो आस्क राइट नाउ, दिस इज द टाइम. Good question. Good work, Satya. I'm impressed. चलो ठीक है, जिसने नहीं देखा है, बाकी जिसने देख लिया है, लाइक अगर डाउट है तो प्लीज आस्क, बिकॉज डाउट्स आपको डैशबोर्ड बनाने से नहीं रोकना चाहिए. ये आप एक विद इन द सेशन आपके डैशबोर्ड बना रहे हो, इसके बाद आप और दूसरे डेटा सेट पे भी डैशबोर्ड बनाओगे, जो डेटा प्ले वाला है उस पे भी बनाओगे, उसमें भी एक स्टोरी लाइन होगी. तो कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इट राइट नाउ. Yes, Nathan. Ma'am, you said that you'll teach us about the type of visualizations that should be used, like according to the data. Okay. For this class, I think मैंने DAX के ऊपर फोकस किया था कि आज आपकी क्लास में एक तो डायनेमिक RLS और DAX कवर करते हैं. So maybe in next class we can discuss that. Okay, ma'am. Sure, no problem. ठीक है. Any more questions, doubt? फिर डेटा सेट के लिए कौन सा विजुअल लगेगा? This is what Nathan just asked कि मतलब कौन से डेटा सेट के लिए कौन सा विजुअल हमें यूज करना चाहिए, व्हाट आर द मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए मैंने डैक्स और डायनेमिक आरएलएस ये दो टॉपिक सोचे हैं कि आज हम कवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मे बी कल की क्लास में वी विल कवर दैट व्हाट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन वी शुड यूज. So let's start with RLS. So can someone in class explain कि RLS क्या होता है और हम क्यों use करते हैं? Then we will move towards dynamic RLS in this class. I want a volunteer from a class and वो explain करेगा कि RLS क्या होते हैं. Yeah, Shraddha. Ma'am, RLS can be used to restrict the users to access all the data, which is not desired to show some users. Somewhat correct. मतलब exact purpose आपने छोड़ दिया थोड़ा सा. Try to remember how we are trying to restrict them. I mean, it is a kind of filter we impose to. Okay, right. ठीक है. I'm explaining it. Let me share my screen. So yes, as Shraddha said, we are RLS is what that we are trying to restrict our data from our like users, और हम कैसे restrict कर रहे हैं उस data को through row level security.
So by row level we are restricting them. हम security लगा देते हैं row level पे that maybe this is the row and it contains some kind of city or maybe whichever data we have restricted, और उस रो की पूरी इंफॉर्मेशन corresponding to maybe that city, maybe that employee number or maybe that patient number, उससे related corresponding जितना भी data present in that table will not be visible to the end user. So in that way, we are imposing security on row level, right? For that, we make certain kind of roles in Power BI. According to that roles, we decide that whether this role require this permission or not. According to that, we give them permission, and likewise, they are able to see the data. Okay. Now there are two kind of Now there are two kinds of RLS. First is static RLS and second is dynamic RLS. So I think static RLS हमने last class में देखा था that how it is and कैसे हम static RLS में rules बनाते हैं और वो कैसे काम करते हैं. आज हम देखेंगे कि dynamic RLS कैसे काम करता है. ठीक है? So let me open the dashboard. Here. So अच्छा sorry. जब हम मैनेज रोल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम रोल्स बना सकते हैं. एक बार स्टैटिक आरएलएस का फिर से एग्जांपल दे देती हूँ. लेट्स सपोज मैंने रोल बनाया है मे बी फिजिशियन. ठीक है. इन दिस रोल आई वांट दैट if no, not in CPT table, in physician table, if specialty is equals to specialty में क्या क्या डेटा है. physician, medicine, पैथोलॉजी. ठीक है. सो अगर जो स्पेशलिटी है वो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी, ठीक है, तभी दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखेगा. एक और हम लोग स्पेशलिटी डाल देते हैं. सो वी कैन ऐड मल्टीपल कंडीशंस हियर. पैथोलॉजी के अलावा इंटरनल मेडिसिन होना चाहिए, तो उनको पैथोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन का डेटा दिखाई देगा. ये फिजिशियन यूजर जो भी हैं हमारे, उनके लिए हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि सिर्फ पैथोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन का डेटा जो है वो इस रोल को दिखाई देगा. वी विल सेव दिस. Successfully applied role changes and we'll close this. Some security expressions have errors. Manage role. Physician. CPT कोड नहीं चाहिए हमें. See. ठीक. So now this role is applied on this dashboard. अगर हम इस रोल को टेस्ट करना चाहते हैं, we can go on view as, और यहाँ पे देखो हमें सारे रोल्स दिख जाएंगे. So हम फिजिशियन रोल को यूज करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक रिबन आ जाएगी जो कि बताएगी यू आर व्यूइंग दिस डैशबोर्ड एज अ फिजिशियन यूजर. ठीक है. तो फिजिशियन को डेटा कैसा दिखाई देगा? They will not be able to see any data here. अभी एक बार चलते हैं.
Okay. This data does not have any effect from physician table. तो यहाँ पे डेटा सारा दिखाई देगा. ठीक है, जिस भी पेज में फिजिशियन टेबल का इफेक्ट जा रहा होगा वहां पे आपको डेटा ऑल्टर्ड होता हुआ दिख रहा होगा. सो लेट्स गो टू फिजिशियन एनालिसिस. यहाँ पे आपको दिखेगा. Okay, so we are viewing CPT unit by physician name and their specialty. Let's see filters में क्या दिख रहा है. Sum of gross charges by provider specialty. अच्छा एक बार रुको. इंटरनल मेडिसिन में डेटा है एंड पैथोलॉजी provider specialty course. We should be able to view these two, but we are not. Let's check by physician. Okay. It should be visible by physician. Let's edit it. ये वाला जो है इसको हटा देते हैं. इक्वल्स की जगह लगाते हैं डज नॉट इक्वल टू पैथोलॉजी एंड इसको सेव करते हैं. Yes, and then we will close this. Now we will view as physician. अच्छा, not equals is working but equals is not working. Strange. ठीक है. So हमने देखो क्या यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि हम चाहते हैं कि वो सारा डेटा दिखाई दे दैट जिसमें पैथोलॉजी का डेटा नहीं हो. मतलब हम चाहते हैं कि पैथोलॉजी का डेटा जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए. फिजिशियन अगर कोई भी लॉग इन कर रहा है उसको तो सिर्फ पैथोलॉजी यहाँ से एलिमिनेट हो गया है. पैथोलॉजी का डेटा नहीं दिख रहा है. उसके अलावा सारे प्रोवाइडर स्पेशलिटी का डेटा दिखाई दे रहा है. ठीक है. अगेन ड्रिल थ्रू में भी हम जाते हैं इस पेज पे तो आपको यहाँ पे स्पेशलिटी में, अच्छा ये पीडियाट्रिक्स पे, सॉरी, हम यहाँ पे फिल्टर में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पैथोलॉजी का फिल्टर नहीं दिखाई देगा. ठीक, पैथोलॉजी का फिल्टर अवेलेबल नहीं है. ठीक है. सो पैथोलॉजी पूरी तरह से छुपा दिया गया है एंड यूजर से. तो दिस इज हाउ स्टैटिक आरएलएस वर्क्स. अब इसी चीज को अगर हमें बड़े लेवल पे करना हो, मे बी हमारे पास में 100 यूजर्स हो, तो अब हम 100 यूजर के अकॉर्डिंग रोल्स थोड़ी डिजाइन करते रहेंगे. हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर यूजर है, उनको किस तरह की एक्सेस देनी है. सो व्हाट वी विल डू, हम यूजर वाइज एक्सेस कंट्रोल करेंगे कि मे बी एक पर्टिकुलर यूजर है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, तो उनको किस तरह की एक्सेस होनी चाहिए या फिर सो एंड सो. अभी देखते हैं कैसे. सो फॉर दैट just give me a minute.
Yeah. Let's stop viewing as physician. और to make to implement dynamic RLS हम चाहते कि हम patient wise dynamic RLS implement करें. So for that what we will do, हम एक बार यहाँ से जाएंगे in Power Query Editor. और पावर क्वेरी एडिटर में जाने के बाद हम डिम पेशेंट टेबल को सेलेक्ट करेंगे. लेट इट लोड. It is taking few minutes. Okay, so let me explain कि हम करेंगे क्या अभी. So हम डिम पेशेंट जो है, डिम पेशेंट का हम एक रेफरेंस बनाएंगे. हम कॉपी नहीं करेंगे इसको, रेफरेंस बनाएंगे. Why? Because हम चाहते हैं कि अगर डिम पेशेंट में से कोई पेशेंट रिमूव हो गया है, so वो पेशेंट हमारे RLS से भी रिमूव हो जाना चाहिए. ठीक है. So for that we will take a reference of this table और इसको रीनेम कर देते हैं डिम पेशेंट RLS. ठीक है. अब डिम पेशेंट RLS के साथ हम चाहते हैं कि हम कि हम लोकेशन वाइज भी डेटा कंट्रोल कर पाएं और मे बी फिजिशियन वाइज भी डेटा कंट्रोल कर पाएं कि कौन से पेशेंट को कौन सा फिजिशियन ट्रीट कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम देखना चाह रहे हैं. राइट. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज लगाएंगे दोनों टेबल पे. सो टू मेक मर्ज हम यहाँ जाएंगे मर्ज क्वेरीज पे. मर्ज दैट मीन्स हम दो टेबल्स के बीच में जॉइन लगा रहे हैं इन पावर BI. सो वी विल मर्ज क्वेरीज और हम यहाँ से एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पे हमें मर्ज करना है. ठीक है. इससे पहले हम ले आते हैं लोकेशन को. सो सी यहाँ पे क्या है, लोकेशन PK है, एक प्राइमरी की है यहाँ पे लोकेशन की, बट इस टेबल में वो प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है. नाउ थिंक कि हम ये प्राइमरी की कहाँ से ला सकते हैं. एनीवन इन द क्लास? अगर हमें लोकेशन प्राइमरी की हमारे डिम पेशेंट RLS टेबल में चाहिए तो वो प्राइमरी की हम कहाँ से लाएंगे? किस टेबल में वो प्राइमरी की प्रेजेंट है, ढूंढ के बताओ. डिम लोकेशन. डिम लोकेशन में तो है, बट मुझे जॉइन क्रिएट करने के लिए इस टेबल में भी वो डिम लोकेशन की प्राइमरी की चाहिए ताकि दोनों में जॉइन क्रिएट हो सके. राइट. यस मैम. इस टेबल में कौन सी प्राइमरी की है? एनीवन? पेशेंट नंबर. राइट.
सो पेशेंट की प्राइमरी की है हमारे पास, नहीं पेशेंट नंबर नहीं है हमारे पास, डिम पेशेंट पीके है दिस कॉलम विच इज गिविंग अ प्राइमरी की टू एवरी पेशेंट. ठीक है, यही प्राइमरी की प्रेजेंट है हमारी फैक्ट टेबल में, जिसके बेसिस पे हमने रिलेशनशिप बिल्ड करा है पेशेंट से. ठीक है, सी यहाँ पे भी डिम पेशेंट पीके है. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मर्ज करते हैं फैक्ट टेबल के साथ. लेट्स मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिम पेशेंट प्राइमरी की. हम फैक्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे डिम पेशेंट प्राइमरी की के बेसिस पे हम ज्वाइन लगाएंगे. वी विल टेक अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दैट मीन्स कि हमें सारा डेटा चाहिए हमारी फर्स्ट टेबल से और मैचिंग डेटा चाहिए हमारी सेकेंड टेबल से. ठीक है, बट हियर वी कैन सी सारे रोज मैच हो रहे हैं. 517 to 517 एवरीथिंग इज मैचिंग. सो वी कैन क्लिक ओके और यहाँ पे ये एक कॉलम एडिशनल हमें मिल जाएगा. अब फैक्ट टेबल से हमें कौन कौन सी प्राइमरी कीज चाहिए, एक तो हमें लोकेशन की प्राइमरी की चाहिए, एक हमें फिजिशियन की प्राइमरी की चाहिए. दो टेबल से हमें प्राइमरी की चाहिए एंड वी विल क्लिक टू ओके. सी यहाँ पे अब ये जो कॉलम है इनका नॉमेनक्लेचर ऐसा आ गया है, फैक्ट टेबल डॉट डिम फिजिशियन पीके एंड फैक्ट टेबल डॉट डिम लोकेशन पीके. मैं एक बार इस एक्सपैंड ऑपरेशन को क्रॉस कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस फैक्ट टेबल डॉट प्रीफिक्स. सो मैं इस प्रीफिक्स को कैसे हटाऊंगी, यहाँ ये चेकबॉक्स है इसको मैं अनचेक कर दूंगी. सो दिस चेकबॉक्स इज टू यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स. तो मुझे नहीं चाहिए प्रीफिक्स में ओरिजिनल कॉलम नेम, तो मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देती हूँ. अगेन मैं डिम लोकेशन पी के सेलेक्ट करूंगी एंड डिम फिजिशियन पी के सेलेक्ट करूंगी. आई गॉट दीज टू कॉलम्स. अगेन मैं दो टेबल पे और ज्वाइन लगाऊंगी. फर्स्ट इज माई डिम लोकेशन टेबल on the basis of this primary key dim location. I will go to dim location and make a join. It will take few minutes. राइट, सो ज्वाइन हो गई हैं दोनों टेबल्स. नाउ वी विल एक्सपैंड. तो मुझे एक्सपैंड करने में लोकेशन का सिर्फ नाम चाहिए. एक सेकेंड, मुझे इस टेबल में था स्टेट की इंफॉर्मेशन, पेशेंट टेबल में था आई गेस. अच्छा, पेशेंट में डिम पेशेंट. अच्छा, डिम पेशेंट का तो हमने यहाँ से ले लिया. ओके, एंड नेक्स्ट ज्वाइन हम लगाएंगे फिजिशियन टेबल पे. सो फॉर दैट वी विल यूज फिजिशियन पीके एंड डिम फिजिशियन
It takes time. Let me cancel. इतना भी टाइम नहीं लगता है. शायद मेरा लैपटॉप आज थोड़ा स्लो काम कर रहा है. So dim position PK से हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे एंड विल. ठीक है, जॉइन इज क्रिएटेड. नाउ वी विल एक्सपैंड. तो हमको यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से. सबसे पहले तो हमें फिजिशियन का नाम चाहिए, उनकी स्पेशलिटी चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए. सो वी विल एक्सपैंड दिस टेबल टू. And they are expanded. Now we have all the data ready. Sorry, let me view this. Query settings, yes. So एक और चीज़ हम करेंगे यहाँ पे कि हम एक कॉलम बनाएंगे. नो वो बाद में करते हैं. ठीक है. सो ये हो गया हमारा डिम पेशेंट टेबल रेडी हो गया. नाउ लेट्स यूज दिस. हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं. Come on. हाँ, apply changes. So जितने हमने चेंजेस करे हैं, जितनी टेबल के साथ हमने मर्ज क्वेरी लगाई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लोड होंगी वापस से. अब डिम आरएलएस टाइम इसलिए लगा रही है बिकॉज डिम आरएलएस में 3 टेबल से हमने मर्ज क्वेरी लगा रखी है. सो इट इज एग्जीक्यूटिंग एवरी स्टेप. तो वो सारी मर्ज क्वेरीज को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. बट आई कैन ऑल्सो से आज थोड़ा लैपटॉप का मेरा लैग इशू चल रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा परफॉर्मेंस इसका आज. सो माइट बी दैट इज वाई ऑल्सो. Okay. So data is loaded. ठीक है. अब RLS टेबल प्रिपेयर हो गई है. सो
अब पर्टिकुलर यूजर के लेवल पे हम कैसे रो लेवल सिक्योरिटी लगाएंगे वो देखते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, मैंने फैमिली में क्या किया था, अच्छा डिम ट्रांजैक्शन पे लगाया था। डायनामिक आरएलएस, डायनामिक आरएलएस हमने यहाँ पे एक रोल क्रिएट कर दिया है। डायनेमिक आरएलएस के लिए हमने जो टेबल बनाई है अभी डायनेमिक आरएलएस, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अब कुछ कंडीशंस लगाते हैं। तो अब हम 2-3 तरह की कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे, कि सबसे पहले तो पेशेंट जो है उनकी सिटी जो है वो होनी चाहिए, नहीं मे बी स्टेट, पेशेंट टेक्सास से होना चाहिए, ठीक है। एंड उनका oh sorry, this is I'm telling you guys switch to tax editor, यहाँ से इसको हटाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि पेशेंट लेवल पे कैसे लगाना है। सो फॉर दैट हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे बाय द नेम यूजर, और वी कैन से ईमेल, इक्वल्स टू, अब एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं यूजर प्रिंसिपल नेम। सो इसका काम क्या है, ये यूजर प्रिंसिपल नेम क्या करता है कि अब इसने ईमेल पे यूजर प्रिंसिपल नेम का हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया है। सो अगर कोई भी ईमेल का बंदा लॉगिन कर रहा है, अब कोई विदाउट लॉगिन डिटेल्स के तो लॉगिन नहीं कर पाएगा सिस्टम में। अगर किसी ने ईमेल यूज करके लॉगिन किया है, सो इट विल फेच द ईमेल आईडी व्हिच वाज यूज्ड फॉर लॉगिन, और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर पेशेंट की, राइट, सो वो इंफॉर्मेशन उनको शो हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे, इसको सेव करते हैं एंड इसको क्लोज करेंगे, इसको टेस्ट करते हैं। क्लोज हो जाओ। Okay, now to test this, let's suppose मैं एक बार यूजर ले लेती हूँ कोई, okay, I will log in as ruthcampbelldatacourse.com, Campbell. I will go to other user. I will type Ruth dot Campbell dot data source dot com @. अब मैंने एज रूथ कैंपबेल के आईडी से लॉगिन किया, मतलब मैं रूथ की तरह बिहेव कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब रूथ को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, मैंने आईडी तो सेलेक्ट रखी है, मतलब सही टाइप करी है ना, रूथ डॉट कैंपबेल @data, अच्छा डेटा कोर्स है तभी कोई चेंज नहीं आया है। ruth.campbell@datacourse.com. चेंज क्यों नहीं आया है डेटा में?
Let's see what is happening with roots dot data course. सिर्फ रूट की इंफॉर्मेशन देखते हैं. So she has this information. टेक्सास से है. लोकेशन नेम ठीक है. प्रोवाइडर नेम. कितने प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट लिया है? One, two, three, four, five. There should be 5 providers. इनकी स्पेशलिटी ये डेटा आना चाहिए हमारे फ्रंट एंड पे. लेट्स गो टू फिजिशियन एनालिसिस. यहाँ पे मैं सारे प्रोवाइडर्स लिख रहे हैं. ये नहीं आएगा. एक खोज ही आता है सिर्फ. आई थिंक मैं कुछ मिस कर रही हूँ. डेटा चेंज होना चाहिए था पर यहाँ पे हो नहीं रहा. मैं क्या मिस कर रही हूँ? ओके, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे. इट वॉज वर्किंग फाइन द अदर डे. आज चेंज नहीं हो रहा. आई विल चेक. मैं एक बार चेक करके फिर आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट देती हूँ. बट दिस इज हाउ वी डू. डायनेमिक RLS ऐसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं. सो आई थिंक मुझसे कोई माइनर मिस्टेक हो रही है यहाँ पे. आई विल चेक आफ्टर द क्लास. अदरवाइज प्रोसेस में कोई डाउट? Anyone? You don't have any doubt? सब लोग क्लास में है ना? अच्छा, लेट्स सी. आई विल पिक अ रैंडम स्टूडेंट और उनको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. ठीक है. नैतिक पारिक, आर यू देयर? नैतिक ने मीटिंग लीव कर दी. ओके, लेट्स सी. और कौन कौन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते क्लास में? अच्छा, नैतिक फिर से ज्वाइन करें. नैतिक, कैन यू हियर मी?
I think नैतिक बोल नहीं पा रहे. नैतिक, you can use the chat section. अच्छा. So you will answer me on the chat. So let's say, okay, what is the difference between static and dynamic RLS? If you are in class, give me a 1 or 2 line difference. Let's wait till the time Natik आंसर टाइप कर रहा है. हम किसी और स्टूडेंट को ढूंढते हैं टू आंसर. अर्पण बहुत दिन से नहीं दिखा है. अर्पण, आर यू देयर? Yeah, ma'am. Yeah. ओके. सो एनी डाउट स्टिल नाउ? मैम मेरा तो आज का क्लास थोड़ा बहुत डाउटफुल रहेगा क्योंकि मैंने 2 दिन क्लास नहीं किया था क्योंकि मेरा ब्रदर को वेडिंग था. तो मैं देख लूंगा यूट्यूब वीडियो से जो रिकॉर्डेड सेशन है. बट आज का थोड़ा क्लास मेरे को डाउटफुल ही लगा क्योंकि कुछ लिंक्स मेरे को समझ में नहीं आया आज. तो मैंने कुछ पूछा नहीं क्योंकि अगले 2 क्लास तो मैंने नहीं किया ना, इसलिए. ओके, कोई बात नहीं. यू कैन व्यू द अर्लियर क्लासेस रिकॉर्डिंग और फिर आप जो मिसिंग लिंक्स हैं वो देख के यू कैन कंटिन्यू. या मैम, या. पिछली 2 क्लासेस में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. या. ठीक है. नैतिक, आपने टाइप कर लिया आंसर? आई एम वेटिंग. Can you answer that? Yes, ma'am. Like in dynamic RL is like more flexible, more like it's allow individual according to their usernames to view the data. Okay, and what is static RLS? In static, like when we are applied to all user, particular role जिनको जो व्यू के लिए होता है वो देख सकते हैं. मतलब I think this is not an accurate answer, but let me explain again. Static RLS में हम क्या करते हैं? हम statically roles define कर रहे होते हैं, right? हम statically जाके वहाँ पे roles में permissions define कर रहे होते हैं कि maybe state कौन से होने चाहिए, physicians क्या होने चाहिए, उनकी specialty क्या होनी चाहिए. Everything we are defining there manually. But when we are using dynamic RLS, so there we are making external tables or maybe we are taking a group of data और हम RLS के लिए उस group of data को use कर रहे हैं. So basically हमेशा dynamic RLS में mostly हम by user use कर रहे होते हैं dynamic RLS. So that user की जो email ID है user principal function से हम fetch करते हैं and then we show data according to the their username, like according to the data which is assigned to them. So here we are giving RLS a dynamic view. So here RLS is monitored dynamically, but there we are doing everything statically. Right, manually we are assigning roles and permissions. Okay, so let's move forward then. अगर आप लोगों को डाउट नहीं है इसमें. So आज इसके बाद हम डिस्कस करने वाले थे. अच्छा, 1 घंटा हो चुका है. Let's take a break for 5-10 minutes then and then we can come again here. Okay. I'm sharing my screen. So अभी till the time we were on the break मैंने check किया for dynamic RLS. So मुझे समझ में आया कि मैं गलती क्या करी थी. Actually while testing we have to
with a user we are selecting, we have to select some kind of role we have made, ताकि उस यूजर को उस रोल के अकॉर्डिंग डेटा दिखे. तो हमने डायनेमिक आरएलएस में अभी तक कोई रोल डिफाइन नहीं कर रखा, हमने सिर्फ वहाँ पे यूजर प्रिंसिपल नेम का फंक्शन लगाया हुआ है. सो लेट्स डिफाइन सम रोल्स हियर, मतलब कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं. फॉर हियर, ठीक है. मैं चाहती हूँ कि लोकेशन नहीं, अच्छा वो तो पेशेंट के अंदर है, सॉरी. सो इसका ये डिलीट कर देते हैं. पेशेंट में आई वांट कि इफ यूजर विच इज लॉगिंग, उनका जो स्टेट है वो TX होगा, एंड उनके जो फिजिशियन है उनकी फिजिशियन स्पेशलिटी जो है वो मे बी पैथोलॉजी होगी, एंड उनकी फिजिशियन स्पेशलिटी जो है वो इंटरनल मेडिसिन होगी. तो ये रूल्स हमें दिखने चाहिए, जो हमारा यूजर है वो लॉग इन कर रहा है उसके हिसाब से. तो लेट्स सी, हम वापस यहाँ पे आते हैं, अदर यूजर सेलेक्ट करते हैं, डायनेमिक आरएलएस सेलेक्ट करते हैं, एंड @campbell, sorry, root.campbell@dataforce.com. राइट. सी, तो अब क्योंकि हमने यूजर के हिसाब से ये लगाया कि अगर कोई भी यूजर आ रहा है, एंड हमने डायनेमिक आरएलएस टेबल में ये लगा रखा है कि जो भी यूजर लॉग इन करेगा फ्रॉम दिस टेबल, तो उनको यही डेटा दिखना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग देखो, हमें हमें सिर्फ टेक्सास के लोगों का डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब सिर्फ टेक्सास यहाँ पे देखो जूम हो चुका है. एंड इन फिजिशियन एनालिसिस वी कैन सी जिनकी स्पेशलिटी इंटरनल मेडिसिन और पैथोलॉजी है, सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, राइट. एंड दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द यूजर्स. ठीक है. अब लेट्स सपोज कि योर क्वेश्चन कुड बी कि ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने डायनेमिक आरएलएस के अंदर कुछ कंडीशंस लगा रखे हैं, ठीक है, फॉर दीज काइंड ऑफ यूजर्स. तो ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूजर्स बन जाएंगे. अब डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूजर्स बनाना विल नॉट बी अ टीडियस टास्क. देन गिविंग, मतलब अगर 10,000 यूजर्स है तो 10,000 यूजर्स के लिए 10,000 रोल्स बना के और उनको परमिशन देना, डिस्पाइट कि हम मे बी उन यूजर्स को 5 तरह के ग्रुप में रख दें, एंड 5 तरह के ग्रुप क्या डिफाइन करेंगे, दैट मे बी ग्रुप 1 इज डिफाइनिंग सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस एंड ग्रुप 2 इज डिफाइनिंग सम अदर कंडीशंस. सो अगर वो यूजर ग्रुप 1 में फॉल कर रहा है तो उसको डैशबोर्ड का कुछ अलग डेटा दिखाई देगा, और ग्रुप 2 में फॉल कर रहा है तो उनको कुछ अलग डेटा दिखाई देगा. सो दिस इज डायनेमिक आरएलएस in Power BI, right? Any other question from this topic? Okay, so we can stop viewing as roots and let's go to our slides. So our next topic is DAX for tables and columns. ठीक है. DAX क्या होता है? DAX is data analytics expression.
data analysis expression, sorry. So these expressions are some kind of formulas जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनसे हम टेबल बना सकते हैं, उनसे हम नए कॉलम्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. तो ये किस तरह से इजी करते हैं हमारा काम, क्या इनका यूज है, राइट, हाउ दे आर मोर यूजफुल देन आर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड्स. तो अभी देखते हैं वो आगे की स्लाइड्स में. DAX stand for data analysis expression. So DAX is a formula expression language used in multiple Microsoft Analytics tool. तो इतने सारे tools में use हो सकता है. DAX formula includes function, operators and values to perform advanced calculations. Again, I have told you that we can make formulas. तो formula बनाने के लिए हम functions, operators, predefined functions, I can say, हम अपने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं. हाउ वी कैन मेक वो हम आगे देखेंगे. अब DAX के फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मेजर्स बनाने के लिए, कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने के लिए, कैलकुलेटेड टेबल्स बनाने के लिए और रो लेवल सिक्योरिटी के लिए भी. अभी जैसे हमने लिखा ईमेल इक्वल्स टू यूजर प्रिंसिपल नेम. सो व्हाट वाज दैट? इट वाज अ काइंड ऑफ अ DAX, दो इट वाज अ सिंपल DAX. थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. सो DAX आर used in row level security too. Now, measures versus calculated column, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? So जो calculated column है वो हमारे डेटा लेवल पे ही बनते हैं. मतलब कि अगर हमने कोई calculated column बनाया है तो वो calculated column हर रो के लिए डेटा कैलकुलेट करके वहीं पे एक कॉलम बना देगा और वो कैलकुलेट करके वहाँ पे वैल्यू स्टोर करेगा. सो इट विल टेक मेमोरी स्पेस. ठीक है. विजिबल इन डेटा एंड रिपोर्ट पेन. तो जो डेटा पेन होता है हमारा, लेट मी शो यू. अच्छा, सॉरी, मैंने यहीं पे खोल दिया डैशबोर्ड. आई हैव टू कम हियर. सो अगर हम कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे तो सो दिस इज द डेटा पेन. सो यहाँ पे हमें वो कैलकुलेटेड कॉलम विजिबल रहेगा. ठीक है. बट इन मेजर्स, सो दीज मेजर्स कैलकुलेट एवरीथिंग ऑन द रन टाइम. जब हमारा डैशबोर्ड रन हो रहा होता है, लोड हो रहा होता है, उस टाइम पे सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है. विजिबल ओनली इन रिपोर्ट पेन. तो रिपोर्ट में ही विजिबल होगा अगर आपने उन मेजर्स को किसी विजुअल के अंदर यूज कर लिया है, किसी ग्राफ के अंदर यूज किया है, चार्ट्स के अंदर यूज किया है, मे बी पाई चार्ट के अंदर यूज किया है, तो वहां पे विजिबल होगी. बट डेटा पेन में ये दिखाई नहीं देंगी. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कॉस्ट इक्वल्स टू ऑर्डर सेल्स माइनस ऑर्डर प्रॉफिट. जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट हमारे दो कॉलम थे. हमने उन दोनों के ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाया और एक नया कॉलम बना लिया, कॉस्ट. नाउ कॉस्ट विल कैलकुलेट वैल्यू फॉर 3151, 3152, 53 एंड 54 एंड सो ऑन. वो सारी की सारी वैल्यूज बना कैलकुलेट करके एक कॉलम तैयार कर देगा अलग से. सो दिस विल बी टेकिंग सम मेमोरी स्पेस इन पावर BI. बट मेजर जो है, मेजर में हमने लिखा टोटल सेल्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डर ऑफ सेल्स. ठीक है. तो हम जो ऑर्डर टेबल में जो सेल्स कॉलम है उसका हम सम निकालना चाह रहे हैं. सो हमने सम कर दिया और फिर हमने इसको एक मे बी टेबल विजुअल के अंदर प्लेस कर दिया. टेबल विजुअल में हमने यूज कर लिया ये मेजर. तो जब हम वहां पे यूज करेंगे देन वी विल बी एबल टू सी, अगर हमने टेबल में रीजन कॉलम लगा रखा है तो टोटल सेल्स बाय रीजन हमें देखने के लिए मिलेगा वहां पे. क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? ठीक है. या श्रद्धा? Ma'am, if we want to use that specific measure for another visual, so we have to do it again. नहीं. These measures behave like a function. जैसे अगर आपने कभी कोडिंग करी होगी, have you? आपने कभी कोडिंग करी है? Yes, ma'am. राइट. तो आपने फंक्शंस पढ़े होंगे. तो फंक्शंस क्या करते हैं? फंक्शंस को हम एक बार लिख देते हैं एंड बार बार यूज करते हैं. राइट. उसमें बस मे बी आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे फंक्शन के. हम अपने मन से आर्ग्यूमेंट भेज के उस फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं.
सो दीज मेजर्स बिहेव लाइक अ फंक्शन. आपने एक मेजर बना दिया, आप उनको किसी भी तरह के विजुअल में यूज करो. They will give output according to the calculation you have placed in the measure. Okay. ठीक है. Now, DAX किस किस कॉन्टेक्स्ट में काम करता है? फर्स्ट इज रो कॉन्टेक्स्ट. मतलब कि अगर हमने DAX लिखा है तो रो लेवल डेटा वो निकाल के लाएगा. कैलकुलेटेड कॉलम हम लाइक DAX को यूज करके बना सकते हैं. सो रो कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेरी कॉन्टेक्स्ट. क्वेरी कॉन्टेक्स्ट मतलब कि अगर हमने उस DAX को स्लाइसर में, पेज फिल्टर में, हेडर्स में, किसी विजुअल में यूज कर लिया है, सो इट विल बिहेव लाइक अ क्वेरी, कि हमने डेटा के साथ एक क्वेरी करी और इस विजुअल में डाल दी और वो हमें दिख गई. ठीक है. नेक्स्ट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट. सो आर्ग्यूमेंट टू अ DAX फंक्शन और रिपोर्ट फिल्टर ऑन रो एंड कॉलम हेडिंग्स. तो कोई भी फिल्टर हमें चीज करनी है, राइट? तो फिल्टर करने के लिए हम DAX डिजाइन कर सकते हैं. जैसे कि वी हैव डिजाइंड, अच्छा ठीक है, फिल्टर वाली चीज तो मैं अभी दिखा सकती हूँ. जैसे कि अभी हमने वो लिखा था, रोल्स लिखे थे. रोल्स के अंदर हमने परमिशंस लिखी थी. तो परमिशंस को तो अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से डिफाइन कर दिया था. पर यहाँ पे देखो एक स्विच टू DAX एडिटर का ऑप्शन भी हमेशा आता रहता है. ओपन हो जाओ भाई. अच्छा, वहां पे क्लिक कर रही हूँ मैं, सॉरी. हाँ, सो अगर हम स्विच टू DAX एडिटर करते हैं तो देखो ये क्या क्या फिल्टर कर रहा है. ये स्टेट कॉलम से फिल्टर कर रहा है कि सिर्फ टेक्सास फिल्टर हो जाना चाहिए वहां से. सो इट इज बिहेविंग लाइक अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. यहाँ पे अगेन इफ यू विल कम टू फिजिशियन, तो फिजिशियन में अगर हम DAX एडिटर व्यू में जाएंगे तो देखो अगेन व्हाट इट इज डूइंग, ये चेक कर रहा है कि या तो स्पेशलिटी पैथोलॉजी होनी चाहिए और स्पेशलिटी इंटरनल मेडिसिन होनी चाहिए. अगेन इट इज बिहेविंग लाइक अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट. बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो अभी हम देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में. अभी जब हम खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तब भी देखेंगे. Any question in the slide? Okay. ठीक है, तो अभी बनाते हैं खुद से. एंड आई रिकमेंड कि DAX जैसे टॉपिक जो है, जैसे जो टॉपिक है, अगर ये टॉपिक आप रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे. DAX इज समथिंग कि इट नीड प्रैक्टिस, लाइक इट इज लाइक अ मैथमेटिक्स. DAX में बहुत सारे तरह के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं. उनको हमें याद रखना पड़ेगा और याद रखने के लिए इट नीड प्रैक्टिस. आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपके टिप्स पे रहेंगे कि ठीक है, अगर हमें सम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज निकालना है तो कौन सा यूज करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम के लिए कौन सा यूज करेंगे. दो दीज आर वेरी कॉमन फंक्शंस, पर इनको यूज कैसे करना है DAX में वो चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को. ठीक है. सो लेट्स कम टू डैशबोर्ड, बैच 2 प्रैक्टिस. मुझे अब देखने दो मैंने क्या क्या चीजें डिजाइन करी थी आप लोगों को बताने के लिए. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं बाय कैलकुलेटेड कॉलम्स, सॉरी बाय DAX. सो टेबल बनाने के लिए हम डेटा व्यू में आएंगे या फिर हम यहाँ से भी बना सकते हैं. यहाँ पे देखो न्यू टेबल दिखाई दे रहा है आपको, मॉडलिंग में न्यू टेबल. तो न्यू टेबल से बना सकते हैं, पर हम एक बार डेटा व्यू में आ जाते हैं. डेटा व्यू में भी आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. सी न्यू टेबल. तो जब हम न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक खाली कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे ये रिबन एक्टिव हो जाएगा. इस रिबन में हम अपना क्वेरी लिख सकते हैं. सो मैं एक
टेबल बनाती हूँ, मे बी डिम कैलेंडर, और डिम कैलेंडर में मैं चाहती हूँ कि कौन सी टेबल से लिया है, अच्छा, कि जो हमारी डिम डेट कॉलम है, जो हमारी डिम डेट कॉलम है उसमें से मैं मिनिमम और मैक्सिमम डेट को यूज करके डिम कैलेंडर बनाऊं। इसमें क्या होगा कि एक कॉलम होगा और उसमें मिनिमम से लेके मैक्सिमम डेट तक की सारी कैलेंडर वैल्यूज होंगी। सो लेट मी टेक मिनिमम, सॉरी, minimum from dim, we have dim date table, और वहां से मुझे चाहिए dim date से डेट, ठीक है, कॉमा, मैं मैक्सिमम में वापस से dim डेट यूज करना चाहती हूँ, और आई कैन क्लिक ऑन दिस यस, एंड हमारी टेबल बन गई। एंड नाउ यू विल नोटिस समथिंग कि बाकी सारी टेबल्स ऐसे स्क्वायर शेप में है, नॉर्मल स्क्वायर शेप में, बस इस टेबल का जो डिम कैलेंडर टेबल है इसके ऊपर एक देखो कैलकुलेटर जैसा आइकन आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि ये हमारी कैलकुलेटेड टेबल है, मतलब एक टेबल जो डैक्स से बनी हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स मेक एक यूजर नेम कॉलम बनाना था मुझे। तो यूजर नेम कॉलम बनाने के लिए हम डिम पेशेंट पे जाएंगे, उसको एक बार पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लेंगे। नहीं, सॉरी, अच्छा, सो डिम पेशेंट के लिए मैंने शॉर्ट फंक्शन यूज करने के लिए सोचा था, ठीक है। सो हम यहाँ पे आते हैं, हम एक यहाँ पे न्यू कॉलम बनाएंगे, न्यू कॉलम, कम ऑन, अच्छा मैं ऊपर क्लिक कर रही हूँ बार बार, here I will make a column called user। अच्छा, ये बनाने से पहले लेट्स मेक अ एम्प्टी टेबल कॉल्ड मेजर। एक गुड प्रैक्टिस होती है, जैसे कि अगर आप कोई भी मेजर्स बना रहे हो ना, सो वी काउंट दिस एज अ गुड प्रैक्टिस कि आप सारे मेजर्स जो है वो एक अलग सेक्शन में रखो जिसका नाम हम मेजर देंगे। वो अलग सेक्शन कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। तो आई विल मेक अ न्यू टेबल, और जिसका नाम मैं रखूंगी अंडरस्कोर मेजर्स, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ओके। सो यू विल नोटिस कि यहाँ पे देखो एक और कैलकुलेटेड टेबल बन गई है अंडरस्कोर मेजर नाम से। तो अब ये हमारा एक नया सेक्शन बन गया है जहां पे हम हमारे सारे मेजर्स को स्टोर करेंगे। नाउ वी विल क्लिक ऑन दिस मेजर। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे भी एक न्यू मेजर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे भी एक न्यू मेजर का ऑप्शन है, विच एवर वी वांट। पर अभी तो हमें एक अच्छा नया कॉलम बनाना है। सो नया कॉलम बनाने के लिए वी विल गो टू पेशेंट टेबल। इसी टेबल में हमें एक नया कॉलम बनाना है, सो वी विल गो टू न्यू कॉलम,
एंड हम इस कॉलम का नाम दे देते हैं यूजर नेम। अब यूजर नेम हम कैसे बनाएंगे? सो हियर यू कैन सी जो हमारा ईमेल का डेटा है वो कुछ इस तरह से है कि मे बी सम नेम ऑफ यूजर @datasource.com। कंसिस्टेंटली ये डेटा वैसा ही है। वी कैन सी हियर, देखो पूरा डेटा ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर @datacourse.com हम यहाँ से हटा दें तो एक यूजर नेम बन जाएगा यूजर का प्लेटफॉर्म के लिए। सो वी विल रिमूव दिस @datacourse.com। उसके लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। नाउ सब्स्टिट्यूट में, ओहो आई एम गिविंग आर्ग्यूमेंट। It will take 2 arguments. First is जो कॉलम का नाम है वो, सो कॉलम का नाम हम देंगे डिम पेशेंट में ईमेल कॉलम हम लेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट इज कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर, मतलब किस वैल्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे @datacourse.com और कॉमा क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना, सो वी विल जस्ट प्लेस डबल कोट्स और इसको एंटर कर देंगे। सी, हमारा एक नया कॉलम रेडी हो गया बाय द नेम यूजर नेम, और यहाँ पे सारे जो यूजर नेम है वो रेडी हो गए। हमने @datacourse हटा दिया है ईमेल में से। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए हम रैप अप कर सकते हैं। बाकी के डैक्स फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। महिमा, कैन वी रैप अप टुडेज क्लास? हाँ, तो लेट्स मीट टुमारो और फिर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। और फिर एक एडिशनल रिक्वेस्ट है कि हम कल विजुअलाइजेशन भी करेंगे, तो विजुअलाइजेशन कल कवर अप कर लेते हैं। हाँ, वो मैंने चेक करे थे। सो हाँ, वी कैन यूज दैट। मतलब उसी पे फिर ये लोग अपना बस मैट्रिक्स पे बना ले, मतलब उसी डेटा सेट से प्रैक्टिस कर ले बस मैट्रिक्स भी, और उस पे डैशबोर्ड इफ दे वांट। ठीक है, ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय।